झोपड़पट्टी बनाकर रहने वालों की कोई इज्जत नहीं होती। ऐसे लोग कहीं पर भी झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। फिर जब भी सरकार उन्हें वहां से भगा देती है तो दूसरी जगह ढूंढकर वो लोग रहने लगते हैं। उन्हीं झुग्गी झोपड़ियों में मीरा नाम की एक लड़की भी रहती थी। अम्मा, वो देखो ट्रेन जा रही है। ट्रेन जा रही है तो मैं क्या करूं? हम लोग भीख मांगकर अपना जीवन यापन करते हैं। ट्रेन में बैठने का सपना भी मत देखना। ट्रेन में बैठने में कौन सी बड़ी बात है अम्मा? झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बहुत सारे लोग ट्रेन में बैठकर इधर से उधर जाते रहते हैं। वो सब बिना टिकट लिए ही ट्रेन के डिब्बों में घुस जाते हैं। हम लोग कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें हम लोग फंसे। भीख मांगकर गुजारा जरूर करते हैं, लेकिन जेल में जिंदगी बिताने से तो बेहतर ही है। उन लोगों ने जहाँ पर अपनी झुग्गी झोपड़ी बना रखी थी वहीं से ट्रेन भी गुजरती थी। उसी रेल की पटरी पर सुबह सुबह वो लोग शौच करने भी जाते थे। वहीं दूसरी तरफ वहां से थोड़ी दूर पर रेलवे की पटरी के पास कुछ झुग्गी झोपड़ी और भी बनी थी, जिसमें पप्पू नाम का एक लड़का रहता था। पप्पा इधर आओ, एक बात बताऊं। क्या बताओगे तुम? यही ना कि आज तुझे भीख में कुछ नहीं मिला? अरे नहीं पप्पा, भीख मांग मांग के हमने बहुत पैसे इकट्ठे कर लिए हैं, तो हमारी शादी काहे नहीं कर देते? फालतू में शादी में पैसा खर्च करके क्या फायदा, बता। पप्पू को शादी के कीड़े बहुत ज्यादा ही काट रहे थे। वो हर रोज रेल की पटरी पर ही शौच करने बहुत दूर तक निकल जाता था। एक दिन उसके पिता उसके पीछे पीछे चले गए, ये जानने के लिए कि आखिर इतनी दूर ये क्यों चला जाता है। तो उसने देखा कि वो हर रोज इस मीरा से मिलता था। उसने देखा कि उसका बेटा पप्पू मीरा से बातें कर रहा है। मीरा, इससे पहले कि हमारी झोपड़ियां यहाँ से हटा दी जाएं और तुम कहीं और चली जाओ, मैं तुमसे शादी कर लेना चाहता हूँ। आखिर कब तक हम दोनों हगने के बहाने एक दूसरे से मिलते रहेंगे? अरे तो इंतजार किस बात का कर रहे हो पप्पू? जो करना है तुम्हें ही करना है। तुम मेरे परिवार से बात कर लो और शादी कर लेते हैं। पप्पू जैसे ही वापस आने के लिए मुड़ा, वैसे ही उसका पिता भी वहां से भाग गया और भागकर सीधा अपनी झोपड़ी में आकर बैठ गया। पप्पू, अब मुझे समझ आ गया है कि तू मुझसे शादी के लिए रोज रोज क्यों कहा करता है। इतनी दूर तू सुबह हगने के लिए नहीं जाता था, बल्कि अपनी होने वाली बीबी से मिलने जाता था, है कि नहीं? अरे बप्पा, तुम तो बिल्कुल अंतर्यामी निकले। जब आप सब कुछ जान ही गए हो तो जल्दी से चलो, मैं आपको मीरा के परिवार से मिलवा देता हूँ और हम लोगों की शादी तय कर दीजिए। देखो पप्पू, शादी में बहुत पैसा खर्च होता है। हम लोग भिखारी हैं और जिस लड़की से तू शादी करना चाहता है ना, वो भी भिखारी ही है। अरे कैसे होगी शादी, बता। वैसे ही जैसे आपने शादी की थी। शादी के समय आप भी कहीं के महाराजा नहीं थे, हैं? आपकी हालत भी उस समय यही थी। वैसे टेंशन ना लो, शादी में ज्यादा खर्चा नहीं करेंगे, जुगाड़ से हम लोग शादी कर लेंगे। बारिश की वजह से उसकी झोपड़ी से पानी टपकने लगा। इस टपकती हुई झोपड़ी में अपनी बीवी को रखोगे? बप्पा, तुम सवाल जवाब बहुत करते हो। चलो चलो, जल्दी चलो मीरा के यहाँ मेरी शादी की बात करने। पप्पू अपने पिता के साथ मीरा के घर गया और दोनों की शादी की बात तय कर दी। ठीक अगले ही दिन, मीरा, आज हमारी सुहाग रात है। तुम इस तरीके से शर्माती रहोगी तो कैसे चलेगा, बताओ। शर्म तो हर लड़की का गहना होता है मेरे पप्पू। बाहर देखो कितनी जोर से बिजली कड़क रही है, बारिश भी बहुत तेज हो रही है। इस झोपड़ी में कितने सारे छेद हैं, देखो ना, सारा पानी अंदर आता जा रहा है। बरसात के मौसम की वजह से हर रोज झमाझम बारिश होती थी। कपड़ों की बनी झुग्गी झोपड़ी पानी से लबालब भर गई। सारा पानी अंदर भर गया और कुछ ही देर में वो झोपड़ी टूटकर पानी में बहकर चली गई। अब वो दोनों काली रात में खुले आसमान के नीचे थे। बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। अरे बप्पा कहाँ चले गए? कहीं बारिश में बह तो नहीं गए? तभी उसका पिता भागते हुए उन दोनों के पास आया और बोला, अरे बेटा पप्पू, हमारी झोपड़ी कहाँ गई? ससुर जी, हमारी झोपड़ी बारिश में बह गई। हमारे पास ना तो कोई तिरपाल है और ना ही मजबूत कपड़ा जिससे हम दोबारा झोपड़ी बना सके। और वैसे भी इतनी तेज तूफान आया है, कैसे होगा ये सब? अरे बातें मत करो, देखो बिजली कितनी तेज कड़क रही है। ठंड की वजह से तुम्हें बुखार आ जाएगा। तभी पप्पू के पिता की नजर ट्रेन के एक डिब्बे पर पड़ी जो काफी दिनों से बंद पड़ा था। पप्पू, वो देखो, वो ट्रेन का डिब्बा कई सालों से ऐसे ही बंद पड़ा है, फालतू में बेकार पड़ा है। चलो जल्दी से उस डिब्बे के अंदर चलते हैं, कम से कम इस बारिश से तो राहत मिल जाएगी। हाँ ससुर जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा। हम लोग बचपन में इन्हीं ट्रेन के डिब्बों में छुपकर खेला करते थे, कभी कभी तो सो भी जाया करते थे। चलिए जल्दी चलिए, इस बारिश की वजह से तो हमारी सुहाग रात भी अधूरी रह गई।
अरे मीरा, कम से कम अपने ससुर जी के सामने ऐसी बातें मत करो। इतनी तेज बारिश में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन ससुर है कौन पति। जल्दी चलो। वो लोग उसी रात में उस ट्रेन के खाली पड़े डिब्बे में चले गए। वहाँ पर उन्हें थोड़ी राहत मिली क्योंकि लोहे का पूरा डिब्बा था जिससे पानी अंदर आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम लोगों ने अपना सामान तो उठा लिया था ना? हाँ पप्पा, हम सारा सामान ले आए हैं। आप चिंता ना करो, आपका सामान भी हम लोग उठा लाए हैं। पर झोपड़ी हमारी बह गई, बाकी सामान हमने बचा लिया। ठीक है, तुम लोग इसी डिब्बे में आराम करो, मैं दूसरे डिब्बे में जाता हूँ। पप्पू का पिता दूसरे के डिब्बे में जाकर अपने कपड़ों को बिछाकर वहीं सो गया। अगली सुबह भी बारिश बंद नहीं हुई। तब मीरा ने कहा, देखो पप्पू, हम लोग जिस तरह से झोपड़ी बनाकर रहते थे उसका भी कोई सहारा नहीं था। कभी न कभी वहाँ से भी भगा दिया जाता। तो इसी तरह जब तक हम इस ट्रेन के डिब्बे में रह रहे हैं तब तक इसको बहुत अच्छा आशियाना बना सकते हैं। हम लोग मिलकर इसे बहुत अच्छा सजाते हैं। क्यों ससुर जी, मैंने ठीक कहा ना? हाँ बेटा, बात तो तुमने सही कही। कुत्ता भी जहाँ बैठता है उतनी जगह साफ करके ही बैठता है। तो अगर तुम इसे अच्छा बना सकती हो तो बना दो, हम लोग भी तुम्हारी मदद करेंगे। इस तरह से उस झमाझम बारिश में तीनों ने मिलकर उस ट्रेन के डिब्बे को अंदर से इतना सजा दिया कि वो किसी आलीशान घर से कम नहीं लग रहा था। लेकिन उस डिब्बे में वो लोग हमेशा तो रह नहीं सकते थे। इसीलिए मीरा ने कहा, अब हम लोगों को रहने की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सरकार कभी न कभी तो यहाँ से हमें भगाई देगी। अब थोड़ा बड़ा सोचना पड़ेगा और भीख मांगनी बंद करनी पड़ेगी। हम लोग मिलकर कहीं मेहनत मजदूरी करते हैं और कहीं छोटी सी जगह लेकर अपना खुद का आशियाना बनाते हैं, वरना कब तक इधर उधर भटकते रहेंगे। ससुर जी को भी कितनी तकलीफ होती है, उनके बारे में तो सोचो। अब मीरा और पप्पू भीख मांगना छोड़कर मजदूरी करने लगे। उन्होंने अपने पिता को काम करने के लिए और भीख मांगने से मना कर दिया। 6 महीने तक वो लोग उसी ट्रेन के घर में रहे और कुछ पैसे इकट्ठा करके उन्होंने छोटा सा खेत खरीद लिया, क्योंकि खेत की जमीन सस्ती मिलती थी। लेकिन अगले दिन वहाँ पर सरकार के कुछ लोग आए और उस ट्रेन के घर से उन्हें भगा दिया। पप्पा, तुम चिंता मत करो, मीरा की वजह से ही हमें कुछ बड़ा सोचने का मौका मिला। वो ट्रेन का घर तो अब हमारा घर नहीं रहा, लेकिन जो खेत हमने खरीदा था वहाँ पर झोपड़ी बनाकर रहते हैं। फिर धीरे धीरे हम लोग पैसे कमाकर वहाँ घर भी बना लेंगे। पप्पू ने उसी खेत में झोपड़ी बना ली और वहीं रहने लगे। 6 महीने फिर से काम करके उन लोगों ने धीरे धीरे अपना भी एक छोटा सा घर बना लिया। अपना घर बनाने के बाद पप्पू वही पुरानी झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में आया और सभी को सीख दी कि हमेशा भीख नहीं मांगनी। मैं भी तुम लोगों की तरह भिखारी ही था। तुम सभी लोगों ने मेरी शादी में प्लास्टिक के ड्रम बजाकर हमारी शादी कराई थी। मेरा भी कर्तव्य बनता है ना कि तुम लोगों को अच्छी सीख दूं। कल से तुम लोग भी मेरे साथ मजदूरी करने चलोगे। सब लोग अपना अपना घर बनाओ। तुम लोग कब तक इधर उधर भटकते रहोगे भाई? और इस तरह धीरे धीरे उन सभी भिखारियों की जिंदगी भी बदल गई। मनोहर पानीपुरी का ठेला चलाता था। उसकी एक 4 साल की बेटी थी और पत्नी शोभा दोबारा गर्भवती थी। मनोहर का परिवार बढ़ रहा था, इसी चिंता में वो ज्यादा मेहनत करता था। सुबह जल्दी उठकर पानीपुरी बनाने की सारी तैयारी करके मनोहर जल्दी ही काम पर निकल जाता था और शाम तक ठेले पर पानीपुरी बेचता था। मनोहर की पानीपुरी लोगों को बहुत पसंद थी, इसलिए ग्राहक भी आ ही जाते थे। मनोहर, पानीपुरी खिला भाई। आटे की या सूजी की भैया जी? दोनों तरह की खिला दे। है भाई, तेरी पानीपुरी खाने में इतनी स्वादिष्ट होती है कि मजा आ जाता है भाई। हाँ मनोहर भैया, 40 रुपए की पानीपुरी पैक कर देना, पानी थोड़ा ज्यादा कर देना। अभी कर देता हूँ। आने जाने वाले लोगों की नजर मनोहर के ठेले पर पड़ी जाती थी और पानीपुरी तो एक ऐसी चीज है जिसे देखकर मुंह में पानी आ ही जाता है। इसलिए लोग उसके ठेले पर रुककर पानीपुरी खाते और आगे बढ़ते। पर कुछ दिनों से मनोहर के ठेले पर भीड़ आनी कम हो गई थी, क्योंकि मानसून आ गया था और रोजाना ही तेज बारिश आ जाती थी। इसलिए लोग सड़क पर कम रुकते थे। बिक्री पर असर होने से मनोहर की रोजी रोटी पर भी असर पड़ा था। ये लो, रोटी खा लो। शुभा, क्या बात है? चिंता में दिखाई दे रही हो। पूजा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। वो पड़ोस वाली माला के घर खेलने गई है। वो शरद बाबू आए थे, मकान का किराया मांग रहे थे। बोल रहे थे 15 दिन ऊपर हो गए हैं, उन्हें अगले हफ्ते तक किराया चाहिए, नहीं तो हमें ये घर खाली करना पड़ेगा। उन्हें हमसे ज्यादा किराया देने वाले किराएदार मिल रहे हैं। अरे तू चिंता मत कर। इस हालत में तू चिंता करेगी तो बच्चे पर भी असर पड़ेगा। मैं शरद जी को कल बोल दूंगा।
वो मुझे कुछ दिन की मोहलत और दे देंगे। मनोहर शोभा को तसल्ली दे देता है, पर वो खुद ही बहुत परेशान था, क्योंकि उसी शाम जब वो काम से लौट रहा था तो लोगों में बारिश और तूफान को लेकर चर्चा बनी हुई थी। अरे मनोहर, तुमने सुना क्या? मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4 दिनों तक भीषण तूफान और बारिश के संकेत हैं भैया। सड़कों पर पानी भरा रहेगा, इसलिए हम सब ने तो सोचा है कि कुछ दिन घर से ही ना निकले। तुम ठीक कह रहे हो भैया, 2-4 दिन अब घर पर ही आएंगे। वैसे भी मेरी अच्छी खासी बिक्री हो जाती है, पर डर भी तो है बारिश में अगर बाढ़ आ गई तो, सड़कों पर पानी भर गया तो, है घर नहीं लौट पाए तो। मैं तो सोचकर ही घबरा रहा हूं भैया। चलो भाई चलो, समय से घर चलते हैं भैया। मनोहर उस शाम को हुई इस बात के बारे में सोच सोच कर करवट बदल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अगले दिन जाए या नहीं, पर उसे मकान का किराया भी चुकाना था, इसलिए वो मकान मालिक शरद से बात करने जाता है। शरद जी, मैं अगले महीने तक आपको किराया दे दूंगा। अभी बारिशों का सीजन है तो काम बिल्कुल भी नहीं है। देख मनोहर, मैंने घर किराए पर देने से पहले ही ये शर्त रखी थी कि मुझे किराया समय पर चाहिए, पर तू हर बार ही किराया लेट कर देता है। अब मैं और देर नहीं कर सकता। तू अगले 2 दिन तक मेरा किराया दे दे, वरना घर खाली कर दे। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तेरे से बात करूं, मुझे काम से जाना है। मनोहर चिंता में घुला घर लौट आता है। उसके पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए वो अगले दिन फिर से पानीपुरी का ठेला लेकर काम पर जाने लगता है। पड़ोस की सुनीता भाभी कह रही थी कि अगले 2 दिनों तक बहुत बारिश होने वाली है, आप 2-3 दिन काम पर ना जाओ तो अच्छा है। शोभा, मैंने शरद जी से बात की थी, वो नहीं मान रहे हैं। उन्हें अगले 2 दिन में किराया चाहिए, इसलिए मुझे पानीपुरी का ठेला लगाने जाना ही होगा। मनोहर घर से निकल पड़ता है। वो ठेला लेकर जब अपनी जगह पर पहुंचा तो उसने देखा आज बहुत कम ठेले वाले खड़े थे। उसे पता था कि सबने पहले ही मना कर दिया था, इसलिए सब 2-3 दिन घर पर ही रहेंगे। मनोहर अभी अपना ठेला तैयार कर ही रहा था कि अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। मनोहर का पूरा ठेला बारिश के पानी से भीग चुका था। उसका बहुत नुकसान हो गया था। हे भगवान, कितना नुकसान हो गया। सोचा था आज थोड़ी कमाई हो जाएगी तो किराए के थोड़े पैसे देकर शरद जी को संभाल लूंगा, पर अब क्या करूं? आज तो 1 पाई की भी कमाई नहीं हुई। अब तो वापस घर जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं। घर ही चला जाता हूँ। बारिश का पानी सड़कों पर भर रहा है, अगर कुछ देर और रुका तो यहीं फंस जाऊंगा। मनोहर अपने ठेले को अभी लेकर जा ही रहा था कि अचानक से एक गाड़ी तेजी से आती है और सड़क पर फिसलती हुई एक पेड़ से टकरा जाती है। अचानक हुए ऐसे हादसे से मनोहर दंग रह जाता है। वो देखता है कि गाड़ी एक महिला चला रही थी और बराबर में उसके एक छोटी बच्ची बैठी हुई थी। महिला की ज्यादा चोट आई थी और वो बेहोश हो गई थी। बच्ची को खरोंचे आई थी और वो दर्द से रो रही थी। मनोहर उनके पास जाता है और रोती हुई बच्ची को गोद में उठा लेता है। लोग उसका साथ देने से मना कर देते हैं। हे भगवान, न जाने ये कौन है। चुप हो जा बिटिया, इसके तो हाथ पर चोट आई है। अगर इन्हें कुछ ही देर में अस्पताल नहीं ले गया तो अनर्थ हो जाएगा। ए भैया, जरा ऑटो रोको। ए भैया, आओ भैया, जरा गाड़ी रोको। कोई रोक ही नहीं रहा, कोई भी मदद करने को तैयार नहीं हो रहा है। मैं इन दोनों को इस हालत में यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। मेरी आत्मा इसके लिए कभी हाँ नहीं कहेगी। अब मैं क्या करूं? अब तो एक ही रास्ता बचा है। मनोहर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस महिला की हालत गंभीर होती जा रही थी, उसके खून बह रहा था। मनोहर जल्दी से अपने ठेले का सामान उतारता है और बड़ी मुश्किल से उस औरत को अपने ठेले पर लिटाता है और बच्ची को भी साथ में ठेले पर बिठाकर बारिश में भीगता हुआ बड़ी मुश्किल से एक अस्पताल में पहुंचता है। उसे इस हालत में देखकर अस्पताल के डॉक्टर और नर्स जल्दी से उस महिला को एडमिट करते हैं। मनोहर उस रोती हुई बच्ची को संभाल रहा था। बच्ची के हाथ में चोट थी। मनोहर ने अपने मोबाइल से अपनी पत्नी शोभा को भी फोन कर दिया था ताकि वो परेशान न हो। कुछ घंटों बाद महिला को होश आता है। वो अपने पति को फोन मिलाती है। कुछ देर बाद उसका पति हॉस्पिटल पहुंचता है और अपनी पत्नी और बच्चे की हालत देखकर घबरा जाता है। डॉक्टर, सुषमा कैसी है? ये सब क्या हो गया? सुषमा, मुझे तो लगा था तुम अपनी मम्मी के घर पहुंच चुकी होगी। रोहित, मैं घर से निकली थी तो बारिश नहीं थी। मैंने सोचा आराम से पहुंच जाऊंगी, पर अचानक पता नहीं क्या हुआ, मैं गाड़ी संभाल नहीं पाई। कीचड़ में वो फिसलती चली गई और उसके बाद तो मुझे होश ही नहीं था। रोहित, ये भैया बहुत अच्छे हैं। आज इन्होंने मेरी और स्वाति की जान बचाई है। आपकी वाइफ ठीक कह रही है, आज की दुनिया में ऐसी मदद कोई नहीं करता। हमने अपनी आंखों से देखा था। ये भैया बारिश में अपने ठेले पर आपकी पत्नी और बच्ची को हॉस्पिटल लेकर आए थे। मैं आपका एहसान किस तरह से चुकाऊंगा? आपने जो मेरे लिए किया है, उस एहसान के बदले में आपके लिए कुछ भी कर सकूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी।
बाबूजी, ये तो मेरा धर्म है। अगर मुसीबत में पड़े लोगों की जिसने सहायता नहीं की तो वो इंसान ही क्या। रोहित को पता चलता है कि मनोहर पानीपुरी का ठेला चलाता है। वो देखता है कि मनोहर बहुत गरीब और मजबूर है, जो अकेले ही बड़ी मुश्किल से अपना परिवार चला रहा है। मनोहर भैया, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका मकान का किराया भी भर जाएगा और आपके परिवार की परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। आपकी अपनी पानीपुरी और चाट की दुकान होगी, जिसको खुलवाना मेरी जिम्मेदारी है। रोहित की बातें सुनकर मनोहर के चेहरे पर खुशी झलक आती है। कुछ ही दिनों में रोहित मनोहर को पानीपुरी और चाट की एक बड़ी और अच्छी दुकान खुलवा देता है। मनोहर को उसकी अच्छाई का फल मिल जाता है और उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। Thanks for watching.